नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने जान लिया था। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार थे उन सभी के बारे में हम जान चुके थे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण क्या होता है। क्या जानेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक और उत्प्रेरण का यूज किया जाता है कि तो ये होते क्या हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। क्लियर है? चलो समझेंगे होते क्या हैं। देखो, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से ही रासायनिक अभिक्रियाओं की गति परिवर्तित हो जाती है उत्प्रेरक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है ए से बी, क्या हो रही है ए से बी, मान लीजिए कि हमें इस अभिक्रिया की गति बढ़ानी है या गति कम करनी है, तो वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से क्या हो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया की गति परिवर्तित होती है क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। क्लियर है? तो इस अभिक्रिया की अगर हमको गति बढ़ानी है या कम करनी है तो किसी पदार्थ को रखना पड़ेगा, वो पदार्थ कहलाएगा उत्प्रेरक। क्लियर हो गया? समझेंगे। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और ना ही रासायनिक अभिक्रिया के अंत में इनके द्रव्यमान व रासायनिक संघटन में परिवर्तन आता है। कहने का मतलब ये है कि ये क्रिया में भाग नहीं लेंगे, ना ही इनके द्रव्यमान और रासायनिक संघटन में कोई परिवर्तन आएगा। क्लियर है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं उत्प्रेरण कहलाती हैं। बात क्लियर हो गई? उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, साथ ही ये किसी अभिक्रिया में न भाग लेते हैं, ना ही क्या करते हैं उनके द्रव्यमान और रासायनिक संघटन में परिवर्तन आता है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्प्रेरक होता है उत्प्रेरण कहलाती हैं। क्लियर है? अब बात आता है कि भौतिक अवस्था समझेंगे। अभिकारकों तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है समांगी उत्प्रेरण। क्या है? समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्या है? जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हों। जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हों तो हमारा कौन सा होता है? उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। देखो, जैसे ये रिएक्शन दे रखी है SO2 + O2 एरो NO एरो SO3, तो इसमें क्या है? दोनों ही गैसें हैं, अभिकारक गैस है और उत्प्रेरक गैस है। यदि अभिकारक और उत्प्रेरक समान अवस्था में हो तो क्या कहलाएंगे? समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। भाई बहुत सिंपल तरीके से समझना भाई, बिल्कुल इसको कठिन मत करना, सरल सी चीज़ें हैं। यदि अभिकारक और उत्प्रेरक एक जैसे हों, एक जैसे मतलब ये गैस है तो ये भी गैस हो, तो ये कहलाएंगे समांगी उत्प्रेरण। क्लियर हो गया? दूसरा, इसमें जैसे कह भी रहा है कि इस अभिक्रिया में क्या कह रहा है? इस अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्था क्या है? गैस है। ये दोनों कैसे हैं? गैस। क्लियर है? अतः यह समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की। किसकी बात करते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण की। तो जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हों, तब उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। देखो, अभिकारक क्या हैं? गैस हैं, और उत्प्रेरक हमारा क्या है? ठोस। SO2 + O2 उत्प्रेरक क्या है? ठोस है, तो क्या बना है? SO3। देखो, ऊपर वाली रिएक्शन में क्या था? उत्प्रेरक भी गैस था। बात समझे नहीं समझे? देखो, यहाँ ये भी गैस, ये भी गैस, यहाँ ये ठोस, ये गैस, तो भाई अंतर आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर? चलो ठीक है, समझ गए। तो यहाँ इन्होंने ये बताया है कि चूंकि इस अभिक्रिया में अभिकारकों SO2 की अवस्था कैसी है? गैस, जबकि प्लेटिनम कैसा है? ठोस है, इसलिए क्या कहलाएगा? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, एक रिएक्शन को और समझ लो, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्या है? वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाते हैं। तुम वनस्पति लिख लेना, हम डायरेक्ट शॉर्ट में कर दे रहे हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं तो ठोस उत्प्रेरक लिया जाता है, निकल उत्प्रेरक लिया जाता है। क्लियर है? तो अब समझो, तेल तो हो गया लिक्विड और निकल हो गया ठोस। कैसा हो गया ये? यहाँ लिक्विड, यहाँ ठोस, विषमांगी। कैसा हो गया? विषमांगी उत्प्रेरण। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे पूछ ले कि वनस्पति तेल वनस्पति घी में किस उत्प्रेरक की वजह से बदलता है, तो याद रखेंगे किसकी? निकल उत्प्रेरक की वजह से।
क्लियर हो गया सबको? यदि उत्प्रेरक और अभिकारक समान अवस्था में समांगी, उत्प्रेरक और अभिकारक अलग अलग अवस्थाओं में तो विषमांगी। क्लियर है? अब चलते हैं उत्प्रेरकों के लक्षण। याद रखना, बहुत ज़्यादा चीज़ें कठिन नहीं करनी है, बस याद रख समझना है एक बार इनको। उत्प्रेरक के बारे में हमने बताया कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। क्लियर है? दूसरा, उत्प्रेरक केवल अल्प मात्रा में ही पर्याप्त होते हैं, कम से कम मात्रा हो तो भी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। आगे, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। क्या करते हैं फिर? केवल गति को परिवर्तित करते हैं। हमने आपको देखो, इसको ऐसे समझेंगे जैसे हमारी बाइक है। क्या है हमारे पास? मान लो कोई एक अच्छी सी बाइक है, चित्र तो अच्छा नहीं है लेकिन तुम लोग बाइक अच्छी मान लो ना। चलो अब तो सही बन गया। ये बाइक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि इंजन ऑयल होता है, सुना होगा ऑयल जो भरा जाता है। एक होता है पेट्रोल, पेट्रोल जो हम डालते हैं, तो पेट्रोल से तो गाड़ी ऑन ऑफ होती है, सब जानते हैं उसी से चलती है। लेकिन ये जो इंजन ऑयल है, ठीक है, कौन सा इंजन ऑयल जो है, हम उसकी बात करें, ये क्या करता है? ये गाड़ी को स्टार्ट करता है क्या? नहीं, स्टार्ट तो भाई पेट्रोल करता है। तो ये कहीं ना कहीं उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह? उत्प्रेरक की। तुम अब बस अपनी गाड़ी को समझो, क्योंकि सभी ने लगभग गाड़ी तो देखी ही है, चलाई भी होगी। तो हम यहाँ से इस चीज़ को समझते हैं कि उत्प्रेरक को ऑयल से कंपेयर करके देखेंगे। क्या करता है? ये किसी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करता, गाड़ी को प्रारंभ नहीं करता। तो पहला पॉइंट यही है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता उसे कर। और दूसरा यह है, केवल अल्प मात्रा में ही पर्याप्त होते हैं। उत्प्रेरक कैसे होते हैं? अल्प मात्रा में ही पर्याप्त होते हैं। देखो भाई, उसमें देखा होगा हमारी गाड़ी में तेल तो 5 लीटर आता है, लेकिन ऑयल कितना आता है? 1 लीटर ही बहुत है, उससे भी कम डालते हैं। तो बहुत सारा क्यों नहीं डालते? तो कहने का मतलब है जितना कम से कम में ही गाड़ी स्मूथ चलती रहे उतना ही काफ़ी होता है ना। आगे समझेंगे। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, हमने यहाँ भी बताया, यहाँ भी ये इसको प्रारंभ नहीं करता। केवल क्या करता है? केवल उसकी गति को परिवर्तित करता है। देखा होगा जब ऑयल अच्छा होता है तो गाड़ी अच्छे से चलती है, जब ऑयल अच्छा नहीं होता तो गाड़ी अच्छे से नहीं चलती। उसी सिद्धांत को याद रखो। पहले से मैं कहूँगा, फिर से समझो। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल अल्प मात्रा में ही पर्याप्त होते हैं, किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, केवल उसकी गति को परिवर्तित करते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र तथा पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर को समान रूप से प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि अभिक्रिया आगे और पीछे दोनों तरफ चल रही है, ठीक है, जैसे ए से बी बन रहा है और बी से ए, तो कहने का मतलब ये उत्प्रेरक दोनों ही तरफ अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करेगा। क्लियर है? ये रासायनिक साम्य की अवस्था को प्रभावित नहीं करता। क्लियर? चलो आगे जानेंगे उत्प्रेरकों के प्रकार। क्या जानेंगे? उत्प्रेरकों के प्रकार में है सबसे पहला धनात्मक उत्प्रेरक। तो समझेंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। क्लियर है? जैसे KClO3 MnO2 की उपस्थिति में बनाता है KCl और O2। होता क्या है, MnO2 की उपस्थिति में ये क्रिया तेजी से होने लगती है। जब तेजी से होने लगेगी तो ये उत्प्रेरक कहलाएगा, ये उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? धनात्मक उत्प्रेरक। अमोनिया वाली ये क्रिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में और बन जाती है अमोनिया। अमोनिया क्या करती है? Fe क्या करती है? अमोनिया के बनने की दर को बढ़ा देती है। ठीक है, जब दर को बढ़ा देता है तो ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। क्लियर हो गया? अच्छा, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे फिर? तो एक ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता हो? मंद कर देता हो। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया की गति को मंद कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? मंदक कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखो, H2O2 का जल बनता है और O2 बनता है किसकी वजह से? H3PO4 की वजह से। H3PO4 क्या करता है? इस अभिक्रिया की गति को कम कर रहा है, अतः यह क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। सारी बातें समझ में आई? ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, धनात्मक उत्प्रेरक, और ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर दे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। सुउत्प्रेरक। सुउत्प्रेरक का क्या मतलब है कि जब रासायनिक अभिक्रिया से बना कोई एक पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करे, जब रासायनिक अभिक्रिया से बना कोई एक पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करे तो वह उत्प्रेरक सुउत्प्रेरक कहलाता है। कहने का मतलब है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे समझो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
कोई उत्पाद बना और वो उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करे तो वह पदार्थ कहलाता है स्वतः उत्प्रेरक या सो ऑटो कैटलिस्ट। क्लियर हो गया। जैसे रिएक्शन दे रखी है, जैसे हमने इसमें बताया A प्लस बी मिलकर बना रहे हैं C प्लस डी, और मान लो इनमें से कोई एक, मान लो C ही उत्प्रेरक का कार्य करे तो ये कहलाएगा सो उत्प्रेरक। क्लियर है। अब समझो जैसे CH3COO C2H5 प्लस H2O, एरो बन रहा है CH3COOH प्लस C2H5OH। तो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इस अभिक्रिया में CH3COOH जो है एक क्या है, सो उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले पॉइंट पर। किस पर चलते हैं? अगले पॉइंट पर। आगे है प्रेरित उत्प्रेरक। क्या है? प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है? तो इसको हम समझेंगे कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। समझेंगे एक रासायनिक अभिक्रिया, कैसे समझेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, मान लो पहली रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो यह अभिक्रिया प्रेरित उत्प्रेरक, तो यह अभिक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है। तो पहली अभिक्रिया को कहेंगे हम प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे सोडियम आर्सेनाइड का विलयन वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से समझेंगे। कहाँ से समझेंगे? इसको समझेंगे यहाँ से। ये रहा सोडियम आर्सेनाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता। क्लियर है। किंतु सोडियम सल्फाइड का विलयन ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो सोडियम सल्फाइड का विलयन वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो गया। यदि सोडियम आर्सेनाइड तथा सोडियम सल्फाइड दोनों के विलयनों को मिलाकर वायु प्रवाहित करें। देखो अब हमने दोनों के मिक्सचर को आपस में मिला दिया, ठीक है, और इसमें क्या प्रवाहित की? वायु। तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। देखो Na2SO4 भी बन गया, Na3ASO4 भी बन गया। तो यहाँ सोडियम सल्फेट के ऑक्सीकरण की क्रिया सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो कहने का मतलब यह है, देखो ऐसे समझेंगे। यहाँ से समझो, पहली अभिक्रिया Na2SO3 का ऑक्सीकरण हो गया, दूसरे का नहीं हो रहा, लेकिन जब हमने इन दोनों का मिक्सचर लिया तो दोनों का ऑक्सीकरण हो गया। तो कहीं ना कहीं पहली वाली अभिक्रिया दूसरी वाली अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। बात क्लियर है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। हम क्या जानेंगे? महत्वपूर्ण उत्प्रेरक। क्या जानेंगे? महत्वपूर्ण उत्प्रेरक। ठीक है, कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण उत्प्रेरक कौन कौन से हैं समझेंगे। सबसे पहले हमने कहा था इम्पोर्टेंट हैं तो याद रखने ही हैं हमारे लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे वनस्पति तेलों से घी का निर्माण तो किसकी उपस्थिति में होता है? निकेल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निकेल। आगे आता है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं संपर्क विधि में, तो ये 12th क्लास के NCERT में है, तुम लोग जान लेना। तो हम प्लेटिनम चूर्ण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। किसका? प्लेटिनम चूर्ण का। आगे क्लोरीन बनाने की डीकन विधि, डेकन या डीकन। ठीक है, तो किसका? क्यूप्रिक क्लोराइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का। ठीक है, अगर बात करें हम प्रोटीन का, किसका? प्रोटीन का पेप्टाइड में परिवर्तन। प्रोटीन का पेप्टाइड में परिवर्तन तो किसका? पेटिसन एंजाइम की वजह से। ठीक है, आगे एथिल अल्कोहल का ग्लूकोज में परिवर्तन जाइमेस एंजाइम के कारण। स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन डायस्टेस एंजाइम के कारण। ठीक है, और शर्करा से सिरके का निर्माण माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु। जैवाणु चैप्टर में ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाती हैं। ठीक है, तो हम वहाँ इन चीज़ों को सीख लेते हैं। आगे है सुक्रोज का ग्लूकोज तथा फ्रक्टोस में परिवर्तन। किसकी वजह से? इन्वर्टेस एंजाइम के कारण। बात क्लियर है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? दूध का दही में परिवर्तन। किसका? दूध का दही में परिवर्तन किसकी वजह से होता है? लैक्टेस की वजह से। किसकी वजह से? लैक्टेस की वजह से। अब बात आती है कि कुछ सबसे मेन आती है कि एंजाइम क्या होते हैं। क्या बात आती है कि एंजाइम क्या होते हैं? तो समझेंगे वे पदार्थ जो सजीवों में होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। वे पदार्थ जो सजीवों में होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं।
इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम ऐसे पदार्थ होते हैं जो सजीवों में होने वाली क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। क्लियर है? अब एक बात समझेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और आने वाली है कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। क्या है? उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, तो समझेंगे। सबसे पहले तो समझो कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा दिया है कि जैसे कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है A से B, तो यहाँ C जो है उत्प्रेरक है। ये क्या करेगा? वेग को बढ़ाएगा या वेग को घटाएगा। क्लियर है? अब इसमें आगे एक और शब्द उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। अब समझो, इसी रिएक्शन में हम एक और पदार्थ ले आए। क्या नाम है इसका? क्या नाम है भाई? डी ले आए। मान लो डी क्या करेगा? इस उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देगा। किसकी शक्ति बढ़ा देगा? उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक की शक्ति बढ़ा देगा तो उत्प्रेरक इस क्रिया की स्पीड को बढ़ा देगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ठीक है? उदाहरण में हमसे पूछा जाए तो हमने अमोनिया की हैबर विधि पढ़ी थी, याद है? अमोनिया की हैबर विधि। तो देखो यहाँ अमोनिया की हैबर विधि है। कौन सी विधि? हैबर विधि। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो यहाँ उत्प्रेरक होता है Fe और MO होता है उत्प्रेरक वर्धक। भैया MO क्या होता है? उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक का कार्य इस Fe की क्षमता को बढ़ा देना। क्लियर हो गया? चलो, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें अब तो तुम्हें एकदम अच्छे से याद हो गई होंगी। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट, किस पर? उत्प्रेरक विष के बारे में। उत्प्रेरक विष क्या होता है? तो समझो, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। पहले क्या था? जो शक्ति को बढ़ा देते हैं। ये क्या कर देते हैं? नष्ट, या क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। क्लियर है? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष। जैसे इस रिएक्शन को पढ़ो, थ्योरी को बहुत ज़्यादा नहीं याद करो, यहाँ से सीखो। क्या है? SO2 O2 से क्रिया कर रही है, SO3 बना रही है। SO2 O2 से क्रिया कर रही है, SO3 बना रही है। तो यहाँ प्लेटिनम उत्प्रेरक जो है ये एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ऋणात्मक मतलब इसकी स्पीड को क्या कर रहा होगा? घटा रहा होगा, वेग को कम कर रहा होगा। ठीक है ना? अब बात आती है कि इसमें हमने ले लिया उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष क्या करेगा? उत्प्रेरक विष इस उत्प्रेरक की क्षमता को कम कर देता है। क्लियर है? देखो यहाँ समझेंगे क्या है? H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्लेटिनम किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का। यदि उत्प्रेरक के साथ अल्प मात्रा में AH2O3 उपस्थित हो तो उत्प्रेरक की शक्ति बहुत कम हो जाती है। उत्प्रेरक की शक्ति क्या होगी इसकी वजह से? बहुत कम। यहाँ AH2O3 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? AH2O3 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। बात क्लियर हो गई? सारी बातें समझ में आ रही हैं? आज हमने क्या क्या जाना? तो सबसे पहले हमने जाना कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। ठीक है? क्या जाना? उत्प्रेरक क्या होते हैं। फिर क्या जाना? उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? समांगी हम समझे एक जैसे हों, समांगी, विषमांगी हमने जाना। ठीक है? और क्या क्या जान लिया? उत्प्रेरकों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, प्रेरित, सुप्रेरित। ठीक है? वो सारे प्रकार हमने जाने। फिर हमने जाना उत्प्रेरक वर्धक। क्या जाना? उत्प्रेरक वर्धक को जाना। और किसको जाना? विष को जाना। ठीक है? हम आप सभी से बस यही कहेंगे कि इन सभी की आप 1 से 2 बार, कितने? 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद इसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लें। ठीक है? और इसके सारे सवाल करके देखें। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप सभी लोग हमें कमेंट करके भी बताएं कि सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर तो हो रही हैं। दूसरा, इसके साथ साथ ये भी हमें बताएं कि आगे आपके लिए पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा दें। ऐसा टॉपिक जिसे तुम चाहते हैं कि सर जल्दी से करा दो, तो हम पहले उसे ही करा देंगे। ठीक है? तो आप सभी लोग हमें इसी कमेंट करके जल्दी से इसे हमें बता दें, तो फिर हम आपको बताएंगे। क्लियर है? वही टॉपिक हम तब तक करा देंगे। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।